अब हम देखने जा रहे हैं बेटा रिएक्शंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, देखना है। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड इज अ वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस, रिएक्टिव कंपाउंड, और बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी की वजूहात जान लेते हैं। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड नहीं, तकरीबन सारे ही एल्डिहाइड एक जैसा ही बिहेव करते हैं। एल्डिहाइड्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। एल्डिहाइड बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात आप देख सकते हैं। नंबर 1, पोलैरिटी। नंबर 2 इज पाई बॉन्ड। नंबर 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होता है। अच्छा, प्लेनर स्ट्रक्चर से मुराद क्या है मेरी? प्लेनर स्ट्रक्चर से मेरी मुराद है नो स्टेयरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टेयरिक हिंड्रेंस नहीं होती। अच्छा, अब ये जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं, इन फैक्टर्स को जरा समझना भी जरूरी है कि मैंने बताया क्या। देखो, जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। एल्डिहाइड्स में एल्डिहाइड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के ऊपर पेयर अवेलेबल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बेसिकली लोन पेयर होते हैं, और ये भी एट टाइम्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। एट टाइम्स क्या, बॉन्डिंग में इनका बहुत अहम किरदार होता है। तो एक तो ये वजह हो गई इसके रिएक्टिव होने की। अच्छा, अब दूसरी वजह देख लें। दूसरी वजह, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है इसके अंदर। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने का मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, एक फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड मैंने ड्रॉ कर लिया, तो एक तरफ तो इसमें बल्की ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी कि ये कार्बोनाइल जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसके ऊपर अटैक होकर हमारे पास कोई कंपाउंड बनना होता है। एक तरफ तो ये CH3 है, बल्की ग्रुप, जिसने इस पूरे रास्ते को घेर रखा है। कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक नहीं कर सकता। बट ऑन दी अदर हैंड, इस साइड से इजीली अटैक हो सकता है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज आपको पता है बहुत छोटा होता है। तो इधर बहुत स्पेस अवेलेबल होती है किसी भी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के लिए कि वो इजीली मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर सके। तो देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस से मुराद ये चीज हो गई। ये दूसरा फैक्टर एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गए दोनों फैक्टर? कोई सवाल इसमें? नो बेटा सर, इसमें कोई क्लियर। सवाल? ठीक, ओके। अच्छा, अब आ जाइए तीसरा फैक्टर। देखिए बेटा, पाई बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सब आंखें रखते हैं, आपको यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा होगा। और हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई। पाई जो है आपके पास वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, एंड पाई इज अ वीक बॉन्ड जिसे तोड़ना आसान हो जाता है और वो टूट भी जाता है आसानी से। तो ये इधर एक पाई बॉन्ड है अवेलेबल। तो पाई बॉन्ड की मौजूदगी भी इस मॉलिक्यूल सर को रिएक्टिव बना देती है। जी बेटा। सर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना? हाँ, तो मैंने सिग्मा को तो स्ट्रॉन्ग का तो आपने पाई बोला। है। अच्छा, मुंह से जी निकल गया होगा, लिखा मैंने सही है। खैर, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बेटा और पाई बॉन्ड वीक होता है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है और पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो पाई बॉन्ड इज अनदर रीजन जिसकी वजह से मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज पोलैरिटी। इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन चूंकि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट होता है, इसकी वजह से ये जो कार्बोनाइल कार्बन होता है ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। अब इसका ये पार्शियल पॉजिटिव बनना है और इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल रिएक्टिव इफेक्ट बढ़ना है। समझ में आ गए बेटा सारे फैक्टर्स?
Yes. चलिए जी आगे चलते हैं। अब इसके रिएक्शंस को बगौर मुताल्ला करें। सर आपने बल्कि क्या बताया था वो? बल्कि मतलब जो बड़े एटम्स हों, बहुत एक एटम्स क्या, एक मॉलिक्यूल का एक ऐसा गुच्छा जो आगे बढ़ने से रोक दे, बल्कि ग्रुप कहा था मैंने। अब पहला रिएक्शन देख लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। क्या होगा अगर फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो? एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड बनेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्साइड। बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा एसिड बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करा रहा हूं तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड बन नहीं सकता। क्योंकि प्राइमरी है ये। प्राइमरी अल्कोहल में आता है बेटा, ये एल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराई और इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। अच्छा चलो, एक ये हमारे सामने एक रिएजेंट आया, तो इसका मैंने जवाब मतलब देखा। कल मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, नाम मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि आज वो सवाल मैं आपके आगे रखना चाह रहा हूं। जवाब फर्स्ट हैंड पर जब स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया तो मुझे भी नहीं पता था। आई ऑल्सो थॉट के इट इज पॉसिबल, या हो सकता है ऐसा हो, लेकिन चूंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन था तो मुझे यकीनी तौर पे उसका जवाब ढूंढना था। तो काफी मैंने मेहनत करी उसका जवाब ढूंढने की और मुझे जवाब मिल गया। मैंने उस स्टूडेंट को जवाब दे भी दिया। अच्छा, अब पता नहीं इस वक्त स्टूडेंट क्लास में है कि नहीं, देख लूं। ठीक है, स्टूडेंट क्लास में भी है। अच्छा अब देखो, सवाल स्टूडेंट का ये था मुझसे कि सर आपने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाए, उनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ाया था KMnO4। जिस वक्त आपने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया था तो उसके साथ आपने और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे थे। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर आपने लिखे थे उस वक्त। तो सर सवाल ये था कि आपने उस वक्त कहा था कि इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो KMnO4 होता है, आपने ये कहा था। अच्छा, मैंने कहा हाँ बेटा, इन सब में से सबसे पावरफुल यही होता है। तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में सबसे पावरफुल होता है ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह, इन सब में से ये होता है। ठीक है, मैंने कहा जी बेटा ऐसा ही मैंने कहा था। तो सवाल मुझसे हुआ कि सर अगर ये इतना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो व्हाई वी आर यूजिंग K2Cr2O7 हियर, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग KMnO4 फॉर दिस। हम इसे KMnO4 से कर लें, K2Cr2O7 की क्यों पूछ पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, सवाल मुझे अच्छा भी लगा और मैं अभी भी अप्रिशिएट करूंगा, वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरी खुद की नॉलेज में भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। तो यही सवाल मैं अब भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि KMnO4 is lot more powerful than K2Cr2O7। फिर भी हम एल्डिहाइड या अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते वक्त K2Cr2O7 यूज करते हैं, KMnO4 यूज नहीं करते। तो मुझे इसका जो साइंटिफिक रीजन है, कल मैं चाहूंगा कि कोई नहीं, जो भी ढूंढ सके वो इस साइंटिफिक रीजन की जरा मुझे वजह ढूंढ के बताए, मतलब ये क्यों हो रहा है। मुझे जवाब पता चल गया है। अब कोई ये सोचे कि
सर को खुद नहीं आता था, सर ने देखकर अब सर एफिशिएंसी झाड़ रहे हैं, तो भाई ऐसा समझ लो। लेकिन बेटा असल में बात ये कि मुझे भी नहीं पता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता चल गई तो अब मैं चाह रहा हूं कि वो चीज आप लोग भी सीख लें, लेकिन कोशिश खुद से करें, शायद मुझसे ज्यादा सीख सकें और मुझसे बेहतर सीख सकें। तो जब आपका जवाब मुझे कल मिलेगा तो शायद मुझसे भी बेहतर हो, वो कुछ भी हो सकता है। अगर कल मुझे किसी का जवाब नहीं मिला तो फिर मैं इसका सही जवाब दूंगा आप लोग, ठीक है। फिल वक्त मैं आगे मूव कर रहा हूं। अगला रिएक्शन रिडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। यार मैं बार बार फॉर्मल्डिहाइड क्यों लिख रहा हूं, जब मैंने ऊपर लिख दिया है कि मैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस करा रहा हूं। अब नहीं लिखूंगा, याद दिलाना मुझे। तो ये रहा बेटा फॉर्मल्डिहाइड, इसकी रिडक्शन करानी है, और रिडक्शन कराने के लिए मैं यहां पर जो रिएजेंट्स यूज करने वाला हूं वो है C2H5OHNA। ये क्या करेगा बेटा C2H5ONA OHNA? हाइड्रोजन रिमूव। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास OH और CH3। अगर इसके मैकेनिज्म को आप लोग देख लें, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, सबसे पहले स्टेप में C2H5OH Na से रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन अभी कल परसों में भी आया था, हमने पढ़ा था। तो ये हो जाता है बेटा C2H5ONA, और यहां पर नेसेंट फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। अब ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो नेसेंट हाइड्रोजन के दो एटम्स फौरी तौर पर, मतलब हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं जार में, उसमें सोडियम डालते ही, सोडियम डालते ही रिएक्शन शुरू हो जाता है। सोडियम डालते ही हम उसमें फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर देते हैं। तो जो प्रोड्यूस होने वाली एटॉमिक हाइड्रोजन होती है वो फौरन इस फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करती है। अच्छा, रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, एक एच इस ओ के साथ बॉन्ड करता है और पाई बॉन्ड टूटता है, और दूसरा जो बचा कुचा एच होता है वो एच के इस सी के पास बॉन्ड करता है। नतीजतन आपके पास अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अल्कोहल मिथेनॉल बन जाता है। देखो, फॉर्मल्डिहाइड की, किसी भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन कराओगे मिथेनॉल। कल भी ये बात मैंने प्रोसेस ऊपर लिखा हुआ भी है, और बहुत तफसीली तौर पर मैंने आपको ये बात कल समझाई भी थी। कोई सवाल अभी तक? बेटा कोई नो सर। सवाल? चलिए, अब एक मुश्किल चीज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से बात को समझिएगा और समझ के कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एक और इस ये चीज नहीं, मतलब इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन होता है, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन फेडरल के कोर्स में है वो। तो वो एप्टीट्यूड में आने के भी चांसेस होते हैं। अब वो तो मैं पढ़ा नहीं सकता इधर, क्योंकि वो तो आपके कोर्स में उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो एप्टीट्यूड में आप लोग पढ़ लेंगे। लेकिन इसको जरा ध्यान से समझो, क्योंकि इसको समझोगे तो वो चीज, वो जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको वो समझ में आएगा, वरना वो उस वक्त समझ में नहीं आ पाएगा आप लोगों को। कैनिजारोस रिएक्शन, कैनिजारो नाम का एक साइंटिस्ट था, उससे ये रिएक्शन, एक मिनट बेटा जी। तो कैनिजारोस नाम का साइंटिस्ट था बेटा, उससे ये रिएक्शन जो है वो गलती से हो गया था। इसे कहते हैं हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
या इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये रिएक्शन कराया कैसे जाता है या होता कैसे? इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, रिएक्शन जो है आपके पास वो होता है कॉन्संट्रेटेड NaOH या KOH की प्रेजेंस में, कॉन्संट्रेटेड, और साथ में आपको थोड़ा हीट भी करना पड़ता है। अच्छा, जब आप ये सब करते हो तो नतीजतन आपके पास एक अल्कोहल बनता है और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। एसिड नहीं बनता, कार्बोक्सिलेट बनता है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कहते हैं, ON। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जो मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीडाइज होता है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो मॉलिक्यूल इसमें से ऑक्सीडाइज होता है वो कार्बोक्सिलेट नाम का सॉल्ट बनाता है, और जो मॉलिक्यूल इन दोनों में से रिड्यूस होता है वो अल्कोहल यानी मिथेनॉल प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, सवाल ये है सर कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब आप कह रहे हैं कार्बोक्सिलेट बन रहा है, तो सर आप तो अपनी बात से खुद मुकर रहे हैं। बेटा नहीं, कार्बोक्सिलेट भी जो बन रहा है तो वो कार्बोक्सिलेट कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कार्बोक्सिलेट ऑक्सिलेट बनेगा ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं होगा तो कार्बोक्सिलेट कैसे बनेगा? यानी कि इस प्रोसेस के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड बना होता है, वो बाद में इस कैटलिस्ट की वजह से कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, वरना कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताऊं तो मैकेनिज्म बताने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपके समातों के नजर करना चाहूंगा। मैं तफसील यहां दर्ज कर देता हूं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, if 50% of a compound becomes oxidized and 50% becomes reduced, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देन द प्रोसेस is known as, प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमने सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस पढ़ लिया। अब दूसरा पैराग्राफ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, undergoes such type of reactions। यानी कि कैनिजारोज रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड्स में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अच्छा, एक बात यहां पे मैं वाज़ेह लफ्जों में साफ कर दूं कि कीटोन में कैनिजारो रिएक्शन नहीं होता।
क्योंकि दोनों ही फैमिलीज के फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनाइल होता है ना, तो अक्सर तासुर ये पैदा हो जाता है कि दोनों की बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होती हैं। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन दोनों में नहीं होता, मतलब एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होता। अच्छा, सब सारे एल्डिहाइड में भी नहीं होता, सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। समझा रहा हूं, फॉर्मएल्डिहाइड इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ये लीजिए बेटा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानल, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इससे जो कार्बन जुड़ा होगा दरअसल वो अल्फा कार्बन होगा, ये है अल्फा कार्बन। अब इसके जो तीनों बॉन्ड हैं उधर क्या कोई हाइड्रोजन है? जवाब है नहीं, इसलिए ये, समझ गए? यस सर। इसी तरीके से एक होता है बेंजल्डिहाइड, इसके अंदर भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि इधर जो कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन निकलता है तभी वहां पर बॉन्ड की जगह बनती है, और उसी जगह पर ये CHO आकर लगता है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो फॉलो करेगा, ये भी कैनिजारो फॉलो करेगा। अच्छा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है सर, फिर उनमें क्या होता है? जैसे कि CH3COOH, ठीक है, CH3CH2CHO, ठीक है, इनमें होगा इनमें अल्फा हाइड्रोजन है। आगे फाड़ के देखो, इनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इधर है अल्फा हाइड्रोजन, इधर है अल्फा हाइड्रोजन, तो सर इनमें कैनिजारोज रिएक्शन नहीं होगा। जी बेटा, इनमें कैनिजारोज नहीं हो सकता, इनमें होगा, इनमें कैनिजारो नहीं हो सकता बिकॉज दे हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो सर इनमें क्या होगा? इनमें होती है बेटा अल्डोल कंडेंसेशन, ये भी एक तरह का रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन, और ये वो रिएक्शन है जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको एप्टीट्यूड में पढ़ाया जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो ये आप वहां पर देख लीजिएगा। फिल वक्त मैंने बता दिया कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो अल्डोल कंडेंसेशन पे जाता है, जिसमें नहीं होती वो कैनिजारोज रिएक्शन पे जाता है। अब आगे चलता हूं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो समझ लीजिए बेटा कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो बेसिक जो इक्वेशन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया हुआ होता है, ये इसलिए लेते हैं ताकि यहां पर ना इस रिएक्शन को में हमें OH नेगेटिव मिल सके, ठीक है, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोवाइड OH नेगेटिव। अच्छा, अब जो भी नेगेटिव स्पीशी होती है बेटा वो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव स्पीशी को ढूंढती है कि कहीं कोई पॉजिटिव स्पीशी उसको मिल जाए तो उसको ठिकाना मिल जाए। तो उसको यहां पर पॉजिटिव स्पीशी कहां नजर आती है? यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन इज पार्शियली पॉजिटिव एंड कार्बन इज पार्शियली, ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो OH होता है ना, ये हिट करता है इसको, ठीक है। अच्छा, इस हिट करने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन और कार्बन का, ये टूट जाता है, और कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अपने
इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड तोड़ते वक्त पुल कर लेता है, जिसकी वजह से यानी कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ही पुल कर लिया और अपने इलेक्ट्रॉन को ही पुल कर लिया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, आप ये देखिए कि इस कार्बन को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड इससे तोड़ा भी तो इस कार्बन को क्या मसला हुआ, इसने OH के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसको तो किसी बात की टेंशन हो ही नहीं रही। ठीक है भाई, समझ गए ये वाली बात? स्टेप समझ में आया ये वाला? अच्छा, अब क्या होता है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आओ सेकंड पर। सेकंड स्टेप में जो ये O नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ होता है, ये वहां मौजूद अपने ही जैसे अपने दूसरे भाई से रिएक्शन की उम्मीद करता है। क्यों करता है भाई, क्यों करता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। बेटा गौर करो, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया है ये। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा मेरी? सर जी सर तो ये Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, O के साथ Na लग जाए। बेटा अभी होगा, वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हो क्या रहा है वो देखना है। अभी असल में यहाँ पे आप रुके हुए हो, मतलब ये ओके प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना? प्रोसेस होने दो, फिर देखना कि Na भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होता है, क्योंकि हमने ऊपर रिएक्शन में लिखा हुआ है ना कि Na एडजस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मतलब मॉलिक्यूल है, इसमें अगेन बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। इस बॉन्ड शिफ्टिंग के नतीजे में, ये जो बॉन्ड शिफ्टिंग है, इस बॉन्ड शिफ्टिंग के नतीजे में क्या होता है कि ये जो चार्जेस है ये वापस से इसको मिलते हैं, ठीक है? और ये जो H है ये यहां पर ट्रेवल करता है। अच्छा, क्यों कर रहा है सर? H क्यों जा रहा है? बेटा देखो, बात कुछ ऐसी है कि ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स काफिर मिकदार में मौजूद है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक्चर में दोबारा डालता है, डालने की सलाहियत रखता है। अच्छा, जब ये दोबारा डालेगा तो लाजमी सी बात है, अगर कोई नया बॉन्ड बनने जा रहा है तो प्रीवियस बॉन्ड तो टूटना चाहिए। अगर प्रीवियस बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है, तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा? अच्छा, प्रीवियस बॉन्ड अगर तोड़ने की बात करें कि सर हाइड्रोजन का ही बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हैं आप OH का बॉन्ड तोड़ दें। बेटा अगर मैं OH का बॉन्ड तोड़ूंगा तो मैं वापस इधर ही चला गया ना। OH तो इधर बॉन्ड बना था OH से, अगर मैंने OH का बॉन्ड ही तोड़ दिया तो मैं तो वापस चला गया, तो OH का बॉन्ड नहीं टूटता, H का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, अब सर एक यहां बात, पर जी बेटा बोलिए। आप जैसे पहले ऊपर करवाते थे वाटर निकल जाए मतलब H2O बन जाता था और उसके बाद मतलब O पे बॉन्ड लग जाता था, एक और आ जाता था, तो हम यहाँ पे भी तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं उनके साथ। नहीं बेटा, ऐसे बना नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, रियलिटी ऑन रियलिटी ग्राउंड्स ऐसा होता नहीं है। तो फिर ठीक जो है? हम जो ऊपर वो कर रहे थे वो क्या था? उसमें तो हम करते थे मतलब उसमें डबल बॉन्ड बनता था मगर वाटर तो निकलता था, तो इसमें भी तो हम कर सकते हैं। तुम्हारे आखिर की बात को ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ निम्रा, तुम अगर लिख के मुझे तस्वीर भेज दोगी बेटा तो मैं समझ जाऊंगा, तो फिर मैं जवाब बेहतर अंदाज में दे पाऊंगा। ओके। अच्छा, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर यहां पर शफल हो रहा है, इधर आ गया इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, अब जैसे ही ये एक्सिस एक बॉन्ड बना इस हाइड्रोजन के पास, वैसे ही ऑक्सीजन का दिमाग खराब हुआ, इससे अपने बॉन्ड को तोड़ा और रिवर्स कर लिया, माइनस हो गया ये। अच्छा, इस H के उधर जाने से क्या हुआ यहां पर? एक, इस H के
इधर जाने से इधर क्या बच रहा है आपके पास? इधर बच रहा है एच सी ओ एच, इधर बच रहा है आपके पास ओ एच, और यहां पर इसके साथ आपका वापस डबल बॉन्ड बन गया। सही है? सब खुश? नहीं सर, खुशी तो अभी भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है भाई? सर वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस मॉलिक्यूल पर अभी भी चार्ज बाकी है, और ये आपके पास फॉर्मिक एसिड बन गया। देखो इधर, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने आपसे कहा था ना कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन फॉर्मिक एसिड बनता है, मतलब जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है वो बनेगा। कार्बो ऑक्जिलेट तब तक नहीं बनता जब तक कार्बो ऑक्जेलिक एसिड नहीं बनता। तो ये बन गया ना कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है बेटा? यस सर। अच्छा अब यहां पर हमारे पास जो थोड़ा सा गेम है वो अब करना है सोडियम में, थर्ड स्टेप में। किसके साथ? HCOOH के साथ। अब बेटा सोडियम ने यहां पर अपना किरदार अदा करना है। अभी तक सोडियम ने कुछ नहीं किया था। फॉर्मिक एसिड बनने के बाद फॉर्मिक एसिड जैसे ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, अच्छा ये बात भी एक तय है कि कोई सा भी एसिड अगर मेटल के साथ डालते हैं तो मेटल उस एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। कुछ याद आ रही है कहानी? मैं याद दिला देता हूं। जिंक को HCl में डाला था, जिंक क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन रिलीज हुआ था। इसी तरीके से कॉपर को डालो सल्फ्यूरिक एसिड में तो कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। ये रिएक्शंस पढ़ चुके हो आप लोग ऑलरेडी। वही तो हो रहा है। सोडियम एक मेटल है, फॉर्मिक एसिड एक एसिड है, तो मेटल को जब एसिड में डालोगे तो वो हाइड्रोजन को हटाकर सॉल्ट बनाएगा ना। वही किया इसने, सॉल्ट बना दिया। सोडियम फॉर्मेट कहते हैं इसे। और H आयन रिलीज भी हो गया। बेटा ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब आखिरी स्टेप, अब ये जो H पॉजिटिव आयन आया है और यहां पे जो एक आपके पास ये कार्बाइन मौजूद था, जो यहां पर ये वाला आयन मौजूद था, इसके साथ ये H पॉजिटिव मिलकर OH बना देगा। लो बेटा बन गया सब। यही दो चीजें बनानी थी। ये रहा एल्कोहल मिथेनॉल और ये रहा सोडियम फॉर्मेट। ये लो सोडियम फॉर्मेट बना और ये रहा मिथेनॉल बन गया। बात समझ में आ गई बेटा ये वाली? यस सर। तो ये बड़ा डिटेल्ड रिएक्शन था कैनिजारोस। मेरे ख्याल से इतना लंबी पंचायत किसी में नहीं हुई है, लेकिन इसको मैंने बहुत ध्यान से और बहुत स्लोली एक एक स्टेप को एक एक चीज को समझाया है। समझाने की वजह बेटा सिर्फ एक ये है कि एप्टीट्यूड में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया जाता है, और एल्डोल कंडेंसेशन उस वक्त चूंकि बहुत तेजी से पढ़ाया जा रहा होता है, एप्टीट्यूड की क्लास में इतना टाइम नहीं होता आपके पास, तो अक्सर बच्चों को एल्डोल कंडेंसेशन समझ में नहीं आता। वजह ये होता है कि उनको कैनिजारोस का मैकेनिज्म समझ में नहीं आया हुआ होता।
अगर आपको कैनिजारो का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना, तो आप एल्डोल कंडेंसेशन भी समझ जाओगे इजीली। सही है। तो फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि होगी कल। और